उसका दे दीजिए हमको वो, जो स्कैन होके मतलब हमारा जो ओरिजिनल कॉपी दे दीजिए। नहीं आया, लो कहाँ रह गया? गर्मी बहुत है। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। हाँ हाँ सैटरडे संडे तो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी चूँकि रिजल्ट आया नहीं है तो वो मोमेंटम गेन नहीं हो पा रहा है। सैटरडे संडे कर रहे हैं तो यूट्यूब पर भी डाल दिया है 2 लेक्चर, देखिए ना उसको। हाँ उसको देखिए, फिर बाकी डालते जाएंगे, देख लीजिएगा। और जब फुल फ्लेज स्टार्ट होगा तो आ जाइएगा। आइए ना, आइए, आ जाइए। ठीक ठीक। आपका फ़ोन था? हाँ बोल रहे हैं। हाँ कहाँ रहते हैं? सैटरडे संडे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सैटरडे को 9 बजे, वैसे कि यूट्यूब पर हमने 2 लेक्चर डाल दिया है क्लास का। हाँ 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 तो सैटरडे को आइए ना 9 बजे। ठीक है, ठीक। हाँ 2 दिन हम लोग कर रहे हैं, चूँकि वर्किंग लोग भी बहुत है तो, और अभी चूँकि रिजल्ट भी नहीं आया इसलिए बहुत, हाँ हाँ टाइम लगेगा।
में एक्चुअली एक स्टडी मटेरियल हम लोग देते हैं इंटरव्यू के लिए, वो झारखंड स्पेसिफिक रहता है, उसमें सारे झारखंड के इशूज, सोशल इशूज और प्रॉब्लम्स इनकॉर्पोरेटेड हैं, और मॉक इंटरव्यू है, क्लासेज है, 3000 रुपये हम लोग लेते हैं उसका। हाँ ऑफलाइन, हाँ ऑनलाइन तो हम रिकॉर्डेड डाल ही रहे हैं, आप देख लीजिए। हाँ आइए ना सैटरडे को मॉर्निंग में। अभी तो मॉक नहीं स्टार्ट करेंगे, आप मॉक स्टार्ट करेंगे आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट। ठीक, बढ़िया। आगे हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ट्राइबल्स में इन जनरल हम लोग बात किए थे। अब हम लोग स्पेसिफिक देख रहे हैं मुंडा शासन प्रणाली, सिलेबस में आपके है। और पिछले ही क्लास में हमने बताया कि मुंडा जो है वो 3rd लार्जेस्ट ट्राइब है झारखंड का। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संताल, दूसरे नंबर पर उरांव, तीसरे पर मुंडा। और जो प्राचीनतम जनजातियां हैं उनमें से एक है ये, बहुत पहले से रह रही है, सिंस टाइम इमेमोरियल, अतीत काल से। और शरद चंद्र रॉय का जो स्टडी है उसमें बोलते हैं कि ये 600 BC के आसपास झारखंड में इनका प्रवेश हुआ, बिफोर क्राइस्ट, मतलब आज से लगभग 2100-2700 साल पहले। और ये पश्चिम उत्तर भारत से आए, नॉर्थ वेस्ट, वहाँ से आजमगढ़ यूपी आए और वहाँ से फिर आगे झारखंड। ये दिस इज द स्टडी ऑफ शरद चंद्र रॉय। एस.सी. रॉय की एक किताब है मुंडा एंड देयर कंट्री, उसी किताब में इन्होंने लिखा है मुंडा एंड देयर कंट्री। मुंडा का स्टडी किया है, मुंडा ट्राइब का, मुंडा एंड देयर कंट्री। शरद चंद्र रॉय की जो स्टडी है, पुस्तक है, वो है मुंडा एंड देयर कंट्री। मुंडा एंड देयर कंट्री। ये किसका लिखा हुआ है? एस.सी. रॉय। शरद चंद्र रॉय। जानना चाहिए, पूछ सकता है। तो झारखंड की जो प्राचीनतम जनजातियां हैं उनमें से एक है मुंडा। उरांव तो बहुत बाद में आए हैं, 2nd सेंचुरी, मतलब ये लोग एडी में आए हैं, 2री शताब्दी में। संथाल तो और बाद में आए हैं। राइट। अब ये लोग आकर के सेटल हुए यहाँ खूंटी के क्षेत्र में। पहले खूंटी रांची जिला का ही एक अनुमंडल था, आज इसको सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है। इनका एक जो ग्रुप था वो खूंटी में रह गया और एक ग्रुप वहाँ से माइग्रेट करके चला गया कोल्हान क्षेत्र, सिंहभूम का एरिया। वहाँ जो मुंडा जनजाति के लोग जाकर बसे वो हो कहलाते हैं। हो का मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य। होड़को, हो, होड़ो, मैन। आगे बात करेंगे। क्लियर है? अब जो मुंडा जनजाति के लोग यहाँ आए तो सबसे पहले इन लोगों ने ही जंगल को काटा, फॉरेस्ट को क्लीन किया और उसको खेती के लायक बनाया। वैसा मुंडा व्यक्ति जो सबसे पहले आके किसी क्षेत्र के जंगल को साफ किया और उसको खेती के लायक बनाया, कल्टीवेबल बनाया, वैसे मुंडा व्यक्ति को बोलते हैं खुटकटीदार। खुटकटीदार।
ऐसी ज़मीन पर जो खुटकटी का दार के द्वारा स्थापित की गई। मतलब सबसे मान लीजिए कि अनिल मुंडा आया, कोई व्यक्ति था अनिल मुंडा, वो ये मान लीजिए कि एरिया था, जंगल था, इतना एरिया को काटा, साफ किया, उसको गांव बसा दिया, उस पर खेती करने लगा। अनिल मुंडा उस ज़मीन का खुटकटीदार कहलाएगा। और अनिल मुंडा के मरने के बाद जितने भी अनिल मुंडा के मेल डिसेंडेंट होंगे, नर वंशज, मतलब बेटा पोता, उन सभी का सामूहिक रूप से उस जमीन पर स्वामित्व होगा, अनिल मुंडा के सारे नर वंशजों का। तो ये खुटकटीदार। क्या हो गया? खोल दीजिए। ये बड़ा फैटल कंडीशन है क्लास के लिए। इस कंडीशन में क्लास लेने वाला भी महान है और करने वाला भी। इससे बढ़िया हम लोग चल के नीचे बैठ जाएं। हाँ, खुले आसमान के नीचे बहुत बढ़िया है, बारिश नहीं हो रही है, कहीं बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मुंह से पढ़ा देंगे, मत चलिए, अच्छा नहीं लगेगा। तो वो खुटकटीदारी राइट हो गई उसकी। और अनिल मुंडा के जितने भी नर वंशज हैं, अनिल मुंडा का भाई, भतीजा, पोता, पोती नहीं, लैंड में, झारखंड के किसी भी ट्राइब में लैंड में लड़कियों का अधिकार नहीं है। बंद कीजिए ना उसको, छोड़िए ना। उत्तराधिकार किस दिशा में होता है? सक्सेशन, बेटा, मेल लाइन। मेल लाइन मतलब बेटा। और ऐसी ज़मीन को ही बोलते हैं खुटकटी ज़मीन। इसी को जमींदारों ने छीन लिया था, तो इसी को फिर से प्राप्त करने के लिए बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ था। बताएंगे आगे। उलगुलान, क्योंकि ये क्या है? पैतृक ज़मीन है। मुंडा जनजाति की वो पैतृक ज़मीन है, उसके पूर्वजों की ज़मीन है, पुरखों की ज़मीन है। खुला रहने दीजिए। एंसेस्ट्रल लैंड नहीं क्लियर होता है। हम तो हिंदी बोले ना, पूर्वज पुरखा। मेरे दादा की जो ज़मीन है मेरे लिए क्या है? पूर्वज की ज़मीन है, पुरखा की ज़मीन है, दैट इज पैतृक। अंग्रेजी बोले तो एंसेस्ट्रल लैंड। यहाँ अंग्रेजी के बच्चे भी हैं, और हिंदी में भी अगर पढ़ना है तो अंग्रेजी के शब्दों को जानिए। इसमें कोई अतिरिक्त आपको प्रयास करना नहीं पड़ रहा है, जानना चाहिए, यू मस्ट नो। और ब्रैकेट में लिखिएगा तो अच्छा लगेगा, एग्जाम में 2 नंबर ज़्यादा देखे जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। बाकी टीचर्स आपको क्या सिखा कर जाते हैं हम नहीं जानते। यहाँ विद्वान बहुत हो गए हैं इस बाज़ार में। हर वो व्यक्ति जो ग्रेजुएशन कर गया है वो अपने आप को एक्सपर्ट मानता है कि हम तो अब। हर वो व्यक्ति जो जेपीएससी एक बार क्वालिफाई कर गया, भले उस कोई गत से तैयार पास नहीं किया, पास करने वाला आदमी विद्वान थोड़े होता है। एकेडमिशियन अलग होता है और सफल व्यक्ति अलग होता है। वो किसी तरह से पढ़ लिख के पास के आपको क्या पढ़ाएगा? वो उसके पास थॉरो नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। चार ठोक खड़ा करके पूछेंगे तो सरकने लगेगा उसका। पास कर जाने से क्या होता है? अरे वो एग्ज़ाम था, गए, आपका लह गया। देखिए, सक्सेस इज़ नॉट ए मैटर ऑफ चॉइस, सक्सेस इज़ ए मैटर ऑफ चांस। हम बार बार बोलते हैं हम आईएएस बनेंगे ये सोच करके हम आईएएस नहीं बन सकते हैं। अगर भाग्य साथ नहीं था तो जिंदगी नहीं बनेंगे। तो सफलता हम चुनते नहीं हैं, सफलता इत्तेफाकन आता है, चांस है।
इसीलिए 10 आदमी एक ही लेवल का तैयारी कर रहा है, उसमें एक आदमी पास करता है, 4 आदमी फेल करता है, बल्कि उससे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा बाहर रह जाता है और जो कम प्रतिभा का है वो पास कर जाता है। इत्तेफाक है। इट इज सिंपली ए कोइंसिडेंस, संजोग है। तो हम बड़ा कड़ा बोलते हैं, हमसे इसीलिए बहुत लोग नाखुश रहता है। क्या फर्क पड़ता है मुझे, हमारे जो बच्चे हैं हमसे ही पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे मत पढ़ें। कितना दिन पढ़ाएंगे, 32 साल हो गया। तो कभी भी गलत आप किसी को मार्गदर्शन मत दीजिए। यहाँ क्या है, यूट्यूब, अच्छा बात बना ले रहे हैं, आपका लाखों फॉलोअर्स हो जा रहे हैं, आप व्यूज़ देख रहे हैं, अनिल मिश्रा के चैनल पर जा रहे हैं तो देख रहे हैं 10 तो नहीं है, अरे ये अच्छा टीचर नहीं है। बस एक ही हो गया है परसेप्शन कि अगर यूट्यूब पर व्यूज है ज़्यादा तो ये टीचर बहुत बढ़िया है, नहीं है तो बेकार है, वर्थलेस है ना। इससे कौन डरता है, हु फियर्स। लेकिन अनलेस अनटिल आपका थॉरो स्टडी नहीं होगा तब तक आप कैसे पास कीजिएगा। आप ये गाइड पढ़ के बाजार का नहीं पास कर सकते हैं, आप इनसे पूछिए। टुडे पढ़ के नहीं पास कर सकते हैं आप, यस्टरडे पढ़ के भी पास नहीं कर सकते हैं, और टुमारो पढ़ के भी नहीं पास कीजिएगा। पास करने के लिए थॉरो स्टडी चाहिए, गहन अध्ययन, एक्सटेंसिव भी इंटेंसिव भी। एक्सटेंसिव मतलब बहुत सारा भी टॉपिक्स है, और इंटेंसिव मतलब हर टॉपिक का गहन। एक्सटेंसिव स्टडी भी और इंटेंसिव भी। आज भी हमने इंटरव्यू के क्लास में कहा है कि 20 टीचर के पीछे मत भागो। हम बोलेंगे ये होगा, दूसरा टीचर के पास जाओ, बोलेंगे नहीं ये तो गलत चीज़ है, नहीं होगा। क्योंकि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, विचार पर, आपके विचार पर आधारित प्रश्न आते हैं, उसमें आपका विचार देखा जाता है। और कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका विचार संतुलित हो, बैलेंस्ड हो, मॉडरेट हो, एक्सट्रीम नहीं। एनी हाउ, तो अनिल मुंडा उसका खुदकटीदार कहलाएगा। और अनिल मुंडा के जितने भी नर वंशज हैं, मेल डिसेंडेंट, उसके जो वंशज हैं, पोता परपोता, वो उस जमीन के सामूहिक स्वामी हो जाएंगे। उसी को बोलते हैं खुदकटी जमीन, दैट इज कॉल्ड खुदकटी जमीन। अब है झारखंड में मुंडा ट्राइब का प्रवेश कैसे हुआ। तो ऋषा मुंडा नाम का एक व्यक्ति था जो 21,000 मुंडा लोगों को लेकर के इस क्षेत्र में प्रवेश किया। हाँ, लगभग वही 21,000। अच्छा, मुंडारी भाषा में खूंट का अर्थ क्या होता है जानते हैं? वंश। खूंट मतलब वंश, वंश। हाँ, परिवार कह सकते हैं, वंश। और ऐसे गांव को क्या बोलते हैं? खुदकटी हातू। मुंडारी भाषा में हातू मतलब गांव, गांव। सोना हातू, बारी हातू, एदल हातू, उली हातू। बिरसा मुंडा का जन्म वहीं हुआ है। हाँ, उली हातू। हाँ, खूंटी जिला के अड़की प्रखंड। द नेम ऑफ द ब्लॉक इज अड़की, जिला खूंटी और गांव उली हातू। 15 नवंबर 1875। अब है, अब समय के साथ क्या हुआ, जो अनिल मुंडा था वो तो उसका ओरिजिनल फाउंडर हुआ। उस खुदकटी हातू का गांव का वो क्या है, मूल संस्थापक कौन है? अनिल मुंडा। ओरिजिनल वही ना था, मूल।
जो उसको स्थापित किया। अब समय के साथ क्या हुआ कि जो अनिल मुंडा के नरवंशज थे उनकी संख्या बहुत बढ़ती गई, तो कुछ लोग उठ करके बगल के गांव में चले गए, एक नया जगह को खोजे, वहाँ पर उसको काटे जंगल और फिर वहाँ बसे। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जाएगा ना भाई, खेती बाड़ी करना सबको आजीविका चाहिए। कुछ लोग दूसरे गांव में स्थापित हो गए, कुछ लोग तीसरे गांव में स्थापित हो गए। वहीं से उठ करके वही अनिल मुंडा जो मूल संस्थापक था, उसी का खूंट का लोग, उसी के वंश के लोग। तो जो ओरिजिनल फाउंडर का विलेज है, उसके आसपास एरिया फिर कटने लगा जंगल, फिर वहाँ पर बसा जाकर के लोग। वो सब गांव मिल करके क्या बनता आता है, एक पट्टी बनाता है, उसी को बोलते हैं पट्टी। और उसका हेड जो होता है वो क्या कहलाता है, मानकी। एक गांव का हेड मुंडा और वो जो पट्टी बना मानकी, दैट इज इंटर विलेज काउंसिल, उसे बोलते हैं अंतर्ग्रामीण परिषद, या उसी को बोलते हैं पढ़ा। पट्टी भी बोलते हैं, पढ़ा भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। अब एक गांव का जो पंचायत, एक गांव का जो पंचायत होगा ग्राम पंचायत कहलाएगा, और अनेक गांव को मिला करके एक पट्टी या पढ़ा बन रहा है, उसका हेड क्या कहलाएगा, उसका हेड पढ़ा राजा, उसको पढ़ा पंचायत कहेंगे। तो पढ़ा का निर्माण ऐसे अनेक गांवों को मिलाकर होता है, और इसे बोलते हैं कि एक पढ़ा में एक ही वंश के लोग प्रायः रहते हैं। अब तो है कि कहीं कोई जाके बस जा रहा है, मगर जो परंपरागत शासन व्यवस्था थी उसमें एक पढ़ा में एक ही वंश के लोग, क्योंकि गांव मूल गांव से ही टूट करके लोग जा रहे हैं, तो उसका मूल वंश क्या है, एक ही है, मूल पूर्वज तो उसका एक ही है। अब झारखंड में जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ, राज्य जैसी राजनीतिक व्यवस्था बनी, राज्य, आज के पॉलिटिकल सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, राज्य। आज वाले को आत्मिक राज्य बोलते हैं, उस समय वाले को बोलेंगे आदिम राज्य। तो स्टेट का फॉर्मेशन का प्रोसेस भी कौन स्टार्ट किया, मुंडा ट्राइब के लोगों ने। स्टेट जैसा पॉलिटिकल सिस्टम का निर्माण भी यहाँ पर किसने प्रारंभ किया, मुंडा जनजाति के लोगों ने। और ऋषा मुंडा ने सुतिया पाहन को राजा नियुक्त कर दिया। पहला मुंडा राजा सुतिया पाहन, और इस एरिया का नाम रख दिया सुतिया नागखंड। इससे ऐसा लगता है कि उस समय यहाँ नाग जाति के लोग रहते थे, नागवंशी लोग। अब जो सुतिया पाहन था वो अपने राज्य को 7 गढ़ में बांट दिया, और फिर 7 गढ़ को 21 परगना में बांट दिया। ये क्लासिफिकेशन किया, छोटा छोटा यूनिट्स, जैसे आज है ना भारत सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर पंचायत, उसी तरह से राज्य को 7 गढ़ में बांट दिया, फिर 7 गढ़ को 21 परगना में बांट दिया। उदयपुर गढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। वो सुतिया पाहन की राजधानी कहाँ थी, उदयपुर गढ़। बाद में शुरू में वो उदयपुर गढ़ में रहता था, लेकिन बाद में वो कहाँ आ गया, सुतियाम्बे, पिठोरिया के पास, और सुतियाम्बे को अपना राजधानी बना लिया। तो उदयपुरगढ़ से वो आ गया सुतियाम्बे, सुतिया पाहन। हो सकता है सुतियाम्बे नाम भी उसके सुतिया पाहन के नाम से, सुतिया से ही बना। यहाँ आकर इस्टेब्लिश कर लिया, राजधानी बना लिया। कुछ विद्वान बोलते हैं कि सुतिया पाहन ने या सुतिया मुंडा एक ही चीज़ है, छोटा नागपुर को 22 भागों में बांटा था। कुछ बोलते हैं 21 भाग में, कुछ बोलते हैं 22 भाग में।
21 भागों के लिए 21 राजा बना दिया, अलग अलग अपने महाराजा बना रहा, और इन सभी के लिए अलग अलग 21 राजधानी भी बना दी। सुतियापान अपनी राजधानी उदयपुर बना के रखा, और ये जो 22 मुंडारी, ये जो 21 परगना था, इसको बोलते हैं 22 मुंडारी गणराज्य, क्योंकि सारा डिस्टेंस परगना अपने लिए अपने में ले लेता था, इसीलिए उसको बोलते हैं रिपब्लिक। 21 गणराज्य, रिपब्लिक्स। अरे भाई, वही ऐसा कोई भी सिस्टम जो सारा निर्णय अपने से ले सके, उसको बोलते हैं गणराज्य। अंग्रेजों ने तो गांव को बोला था कि भारत के गांव जो है गणराज्य हैं। ये चार्ल्स मेटकाफ का स्टेटमेंट था कि इंडियन विलेजेज आर लिटिल रिपब्लिक्स। गवर्नर जनरल होते थे चार्ल्स मेटकाफ। नहीं क्लियर हो रहा है? अब ये जो 22 मुंडारी गणराज्य हैं, 21 पर राजा बना दिया और 22वां को अपने लिए रखा। तो ये जो 22 मुंडारी गणराज्य है, इसी की परंपरा को बोलते हैं 22 मुंडारी 22 पढ़ा सभा। ये सब मिल करके जब मीटिंग करते हैं तो कहलाता है 22 पढ़ा सभा। ये सर्वोच्च संस्था है मुंडा जनजाति में, आप जानती हैं? जो हम बता रहे हैं सही है, जो हम पढ़ा रहे हैं सही है। आप भी मुंडा है, हम जो पढ़ा रहे हैं सही है ना? तो ये 22 जो मुंडा गणराज्य थे, इसी परंपरा को 22 पढ़ा सभा कहा जाता है, और ये 22 पढ़ा सभा ही मुंडा जनजाति की सर्वोच्च सभा है। 3 स्तर पर होता है ना इनमें। पहला ग्राम परिषद, दूसरा हो गया अंतर ग्रामीण परिषद, जिसको पढ़ा पंचायत बोले, और सर्वोच्च स्तर हो जाएगा सबको मिला करके जो मीटिंग हो रहा है, 22 पढ़ा सभा। क्लियर है? ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि मुंडा शासन प्रणाली की सर्वोच्च संस्था कौन है, यही सब आता है। नोट्स का एक एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं आपको। जो स्कैन करके दिया जाता है, एक एक शब्द उसका इंपॉर्टेंट है। प्रश्न वहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। मेरे नोट्स को पूरा झारखंड पढ़ता है, और सब चोरी करके सब किताब दुकान वाला बेचता है, मोहर लगा हुआ, काला हुआ। आपको हम दे रहे हैं, इसको किसी को सर्कुलेट मत कीजिएगा। हम बिना मोहर का किसी को नहीं दिया है आज तक। और मेरा मोहर ऐसा रहता है कि वो पढ़ाएगा ही नहीं, लेकिन तब भी उसको लोग खरीदता है। क्लियर है? तो ये उसकी सर्वोच्च सभा है। अब जो मुंडा शासन प्रणाली होता है, उसमें पहला स्तर जो है, सबसे पहला जो है वो है ग्राम पंचायत। गांव के स्तर पर, प्रत्येक गांव के स्तर पर इसका हेड क्या कहलाता है? मुंडा। उसके बाद है आपका अनेक गांवों को मिलाकर पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत, इसके हेड को क्या बोलते हैं? पढ़ा राजा। मान के भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा राजा, ये हो में जाइएगा तो इसको मान के बोलता है। जनरली मुंडा के क्षेत्र में इसको क्या बोलता है? पढ़ा राजा। और उसके बाद ये आता है आपका जो सबसे ऊपर का लेवल है, वो 22 पढ़ा सभा ना जी। 22 पढ़ा सभा, हमको लगता है इसको महाराजा बोलता होगा। इसके हेड को क्या बोलता है? लिखा हुआ होगा। महाराजा ही बोलते हैं, लिख लीजिए महाराजा, कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत गर्मी है भाई। जानलेवा गर्मी है। ये तो आपका है। अब मुंडा शासन प्रणाली में गांव के हेड को, गांव के प्रधान को क्या बोलते हैं? मुंडा कहते हैं। ठीक है। और जो मूल संस्थापक होता है गांव का, खुटकटीदार, उसी के वंश का कोई सदस्य जो है वो क्या होता है? मुंडा। ये वंशानुगत हो जाता है। ये पोस्ट हेरिडिटरी है, वंशानुगत है, आप लोग जानते होंगे। अब ऐसा व्यक्ति जो मूल संस्थापक है गांव का, वो तो खुटकटीदार कहला रहा है। बाद में जो लोग वहाँ आकर बसता है उसको क्या बोलते हैं? रैयत। बाद में जो आके बसा उसको क्या बोलते हैं? रैयत। गांव के प्रशासनिक कार्यों का संचालन कौन करेगा? मुंडा। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स है वो कौन देखेगा? लड़ाई झगड़ा विवाद, मुंडा। कोई भी निर्णय जो है वो अकेला मुंडा नहीं लेगा, गांव के लोगों की सहमति से निर्णय होगा, क्योंकि जो जनजातीय शासन प्रणाली है उसमें लोकतांत्रिक मूल्य हैं, सबकी सहमति से होता है। गांव के व्यक्तियों की जो सभा होती है उसको बोलते हैं ग्राम सभा। गांव का जो पुजारी होता है उसको बोलते हैं पाहन। पुजारी को क्या बोलेंगे? पाहन। पढ़ा के हेड को बोलेंगे पढ़ा राजा। अब मुंडा की जो परंपरागत शासन प्रणाली है उसमें मुख्य या महत्वपूर्ण पदाधिकारीगण जो पोस्ट होता है मुंडा का, पढ़ा राजा का, पाहन का, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज। NARIES, इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज। ये कौन कौन लोग हैं इसको देख लीजिए। फंक्शनरीज नहीं लिख पा रहे हैं? बोर्ड भी दूर हो जाता है ना, और छोटा बोर्ड है। पहला इसमें हम लोग देखेंगे मुंडा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुंडा। 1 नंबर, ये हम लोग जानते हैं गांव का हेड होता है। जो ग्राम सभा की बैठक होगी, गांव के लोगों की बैठक, उसका अध्यक्षता कौन करेगा? मुंडा। गांव में जितने भी मामला है उसका निर्णय कौन लेगा? मुंडा। और मुंडा ही गांव के प्रशासनिक, न्याय भी वही देगा, और सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सामाजिक दायित्व क्या है? कोई भी झगड़ा है उसको निपटा देना। न्यायिक दायित्व क्या है? कोई अगर अपराध कर रहा है तो उसके लिए न्याय करना, सजा देना, दंड देना। प्रशासनिक क्या है? गांव को नियंत्रित करना। गांव में मेला लग रहा है तो उसको डिसाइड करना, पूजा होना है तो उसको डिसाइड करना। ये सारा काम मुंडा का है। गांव में मालगुजारी वसूलना, रेवेन्यू पावर भी उसी को होता था, क्योंकि वो खुदकटीदार है। वो
वो जो खुद कटीदार है उसका वंशज है ना, तो ज़मीन उसकी है। अगर वहाँ पर आकर के रैयत बसा हुआ है तो उससे टैक्स कौन लेगा? मुंडा। मालगुजारी। क्लियर? उसके बाद है पाहन। ये धार्मिक प्रमुख है गांव का, वो प्रशासनिक प्रमुख था मुंडा, और ये क्या है? धार्मिक हेड है, गांव का पुजारी है, गांव के लिए पूजा पाठ सब यही करवाता है, सभी धार्मिक क्रियाकलापों का संचालन करवाता है। और मुंडा का सहायक है ये। अगर मुंडा अनुपस्थित है तो गांव का सब काम पाहन करेगा। बैठक की अध्यक्षता फिर वही करेगा। जैसे होता है ना, लोकसभा में अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा। क्लियर? उसका है महतो। क्या हो गया? कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। महतो यहाँ भी होता है, मुंडा में भी होता है। बताइए। होता है, किताब लिखता है, हम नहीं जानते हैं। और हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। वो वेरिएशन है, अलग अलग जगह पर जाएगा तो एक ही, हाँ, एक ही ट्राइब में। महतो क्या करता है? मुंडा जनजाति में महतो का मुख्य काम क्या है? लोगों को गांव में किसी कार्यक्रम की सूचना देना, मैसेज देता है। वो आज बैठक होगी, ये मसला है, डुगडुगी बजा करके आइए, नगाड़ा, ड्रम बीटिंग, उसको बोलते हैं डुगडुगी बजाना। तो गांव में किसी भी कोई भी घटना है, कोई भी बैठक है, इसकी सूचना मैसेंजर हो गया एक तरह से महतो। देखिए, अलग अलग ट्राइब में अलग अलग नाम होगा। ये मुंडा महतो, मुंडा जो है यहाँ पर, ये जो है मुंडा शासन प्रणाली में जो महतो है वो गांव में सूचना देता था। लेकिन जब आप उरांव शासन प्रणाली में आ जाइएगा तो गांव का हेड को महतो बोलते हैं। कंफ्यूज मत कीजिएगा, बदल जाएगा। मुंडा शासन प्रणाली में जो मैसेंजर होता है, सूचना देता है गांव में जा कर के, वो महतो है। लेकिन जैसे ही आप पढ़ा पंचायत सिस्टम में आइएगा, मतलब उरांव, वहाँ पर महतो मतलब गांव का हेड। उरांव शासन प्रणाली में तो ध्यान रखना है। क्या हो गया? दिक्कत है? पढ़ते समय इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। ऐसे ही थोड़ा सा घुमाएगा प्रश्न को, और कुछ नहीं करेगा। अगर ठीक से पढ़े हुए हैं तो दिक्कत नहीं होगी। तो एक ही पोस्ट जो है, अलग अलग टाइम में उसका फंक्शन अलग अलग हो जा रहा है। नहीं क्लियर है? और मुंडा और पाहन दोनों का वो असिस्टेंट होता है, उन्हीं का सहायक होता है जो आदेश देगा काम करेगा। उसके बाद है पढ़ा राजा। पढ़ा राजा एक्चुअली मुंडा के बाद है आपका दूसरा नंबर पाहन, गांव का धार्मिक प्रधान पाहन। उसका तीसरा जो था वो था आपका महतो। चौथा आ जाएगा आपका पढ़ा राजा। पढ़ा राजा
बाकी सब याद रखिएगा। मुंडा जनजाति में अगर आप जाइएगा तो प्रायः 15 से 20 गांव को मिलाकर एक पढ़ा का गठन होता है। एक पढ़ा में कितने गांव होते हैं? 15 से 20 प्रायः। सही है, 15 से 20, 15 to 20 विलेजेस। कितना होता है तो नहीं पता है तो जान लीजिए। 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा का गठन होगा, और पढ़ा का जो हेड होता है उसको बोलते हैं पढ़ा राजा। अब पढ़ा राजा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर है वो मुंडा से अधिक है। मुंडा का एक गांव के लिए, पढ़ा का अनेक गांव के लिए। अब गांव का वैसा विवाद जिसका समाधान मुंडा नहीं कर पा रहा है, कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें मुंडा नहीं सक पाया, जो निर्णय दिया उसको लोग नहीं माना, तो कहाँ जाएगा वो? पढ़ा राजा, और वो निर्णय देगा उस पर। उसके बाद एक पोस्ट होता है ठाकुर का। तो मुंडा शासन प्रणाली में ठाकुर किसको बोलते हैं? यही सब पूछता है, छोटा छोटा चीज। ठाकुर 5वां नंबर। ये ठाकुर कौन है? पढ़ा राजा का सहायक। ये पढ़ा राजा का सहायक है। और पढ़ा राजा को उसके काम में सहयोग देता है। सहायक है तो सहयोग देगा ही। पढ़ा राजा का, मुंडा का नहीं, पढ़ा राजा का, याद रखना होगा। उसके बाद एक पोस्ट है दीवान। दीवान ये पढ़ा राजा का मंत्री होता है। ये कौन है? दीवान, पढ़ा राजा का मंत्री। जैसे हेमंत सोरेन का मंत्री सब है ना, पढ़ा राजा का मंत्री। और दीवान क्या करता है? पढ़ा राजा को उसके कार्यों में सहयोग देता है। उसके बाद आपको है लाल। लाल 7वां नंबर, यही सब चीज पूछता है। लाल इसकी भूमिका वकील की है। नहीं होता है कोर्ट में जैसे वकील होता है वैसे जाकर के ये जहाँ पर फैसला होना होता है वहाँ पर ये वकील की भूमिका निभाता है। वकील की भूमिका, किसी पंचायत में कोई मामला अगर आया हुआ है तो उस पर बहस कौन करेगा? लाल बहस करता है। और जो निर्णय लिया जाता है, चाहे वो पढ़ा राजा ले रहा हो चाहे मुंडा ले रहा हो, उस निर्णय में इसकी बातों को सुनता है। मतलब न्याय की भूमिका निभाता है ये। रोल ऑफ जस्टिस। बहस करेगा आज के वकील की तरह। और ये भी 3 तरह का होता था, बड़ लाल, मझ लाल, छोट लाल। जो सीनियर रहता होगा उसको बड़ लाल,
जो बीच बीच का रहता होगा एज का उसको मझ लाल, और जो जूनियर रहता होगा उसको छोट लाल। आज भी नहीं देखते हैं ठाकुर लाल, लाल शाहदेव, वहीं से चला रहा है। लाल ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, ये सब उपाधि वहीं से चला रहा है। ठाकुर लाल दीवान। उसके बाद है पांडे। पांडे गणपत राय, सुनते हैं ना? ये लोग नाग शासन, ये सॉरी मुंडा शासन प्रणाली में क्या करते थे? क्लर्क का काम करते थे, दस्तावेज का रिकॉर्ड रखना, लिखना। तो ये जो पांडे है, इसका काम क्या है? क्लर्क का, किरानी का। ये पांडे जो होता है एक तरह से किरानी होता है। दस्तावेज और कागज़ जो होता है इंपॉर्टेंट पेपर्स, उसका ये कलेक्शन करके रखता है, संग्रह। पांडे। ये सब याद रखना होगा जी, सबको याद रखना होगा। उसके बाद है पुरोहित। पुरोहित ये शुद्धिकरण का काम करता है, प्यूरिफिकेशन। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गांव में गलत काम कर दिया है, कोई व्यक्ति गांव में गलत काम कर दिया है, तब फिर उसका शुद्धिकरण कौन करवाएगा? पुरोहित। आप लिख सकते हैं शुद्धिकरण का कार्य, इसका मुख्य काम है शुद्धिकरण का कार्य। कोई गलत काम कर दिया है, कोई पाप कर दिया है, तो उससे मुक्ति कौन दिलवाएगा? पुरोहित। फिर से समाज में कौन उसको शामिल करेगा? पुरोहित। इसके लिए उस व्यक्ति को क्या करना होगा जिसने गलत काम किया है? उसको दंडात्मक भोज देना पड़ता है। उसको जो दंड दिया जाएगा उसमें बोला जाएगा पूरा गाँव वाले को खिलाओ। पुरोहित। कितना नंबर है ये? नौ नंबर ना। इसका मुख्य काम क्या है? शुद्धिकरण का काम। इसमें क्या होता है? यह शुद्ध करता है व्यक्ति को जिसने गलत काम किया है, अब फिर से समाज में उसको शामिल करता है। उसको भात भीतर बोलते हैं, भात खिला करके समाज में आ गया। जैसा औकात है खस्सी भात देगा, हड़िया पिलाएगा। उसको सजा किया जाएगा, तुम पूरे गांव वाले को खिलाओगे, तब तुमको गांव वाला स्वीकार करेगा फिर से। ये जो गांव वाले को जो भोज दे रहा है, ये दंडात्मक भोज है, दंड के रूप में। इसको क्या बोलते हैं? दंडात्मक। दंडात्मक भोज। अंग्रेजी में बोलेंगे प्यूनिटिव फीस्ट। प्यूनिटिव मतलब दंड के रूप में, और फीस्ट मतलब भोज।
मुंडा शासन प्रणाली के मुख्य पदाधिकारी गण हैं, उनका ये काम है। प्रश्न आता है, उसके बाद 10वें नंबर पर है घटवार। एक पोस्ट होता है घटवार। घटवार ये क्या कहता है? दंड के रूप में जो राशि प्राप्त होता है। दंड किया जाता है तो फाइन किया जाता है ना। आप कोई गलत काम किए हैं, कभी कभी आपने अपराध किए तो उसके लिए दंड लिया जाता है, फाइन 50 पैसा। उस जमाने में 50 पैसा बहुत होता था, 1 रुपया। बहुत होता है। तो दंड से जो राशि प्राप्त हो रही है, दंड दे करके जो पैसा आ रहा है उसको अपने पास कौन रखता है? घटवार। दंड से प्राप्त राशि का अपने पास संग्रहण। अब फिर लोगों के बीच बांट देता है। दंड से प्राप्त राशि का अपने पास संग्रहण। उसके बाद एक जो फंक्शनरीज है वो है चवार डोलात। ऐसे ऐसे पंखा, पहले वाला फैन थोड़ा होता था, सभा में पंखा हिलाते रहेगा। चवार बोलते हैं, नहीं होता था ताड़ के पत्ता का। चवार डोलात। बैठक या सभा में क्या करता है? पंखा हिलाने का काम। बैठक या सभा चल रहा है, वहाँ क्या करेगा? पंखा हिलाने का काम। नाम ही है डोलात, मतलब हिलाना। और हाथ पैर धुलवाने का काम, लोगों का हाथ पैर भी धुलवाता है। हाँ, हाथ पैर धुलवाने का काम भी करता है। सभा के अंदर जा रहे हैं तो शुद्ध होकर जाइए। उसके बाद जो लास्ट है इसमें वो है पान ख्वाज। The last one is पान खवाज। ये आपका 12वां नंबर है। ये पंचायत का जब सभा चलते रहता है, बैठक, तब क्या करता है? ये तंबाकू और चूना बांटने का काम। तंबाकू एवं चूना बांटने का काम। तो ये आपको इम्पोर्टेंट जो फंक्शनरीज हैं मुंडा शासन प्रणाली में, सबको ठीक से याद रखिएगा। नोट्स हम देते जा रहे हैं, आप उसको घर में बैठ करके उसका सिनॉप्सिस बना लीजिए। उसमें से जो मुख्य मुख्य बिंदु है उसको निकाल करके अपना नोट्स बनाइए। क्लास में नोट कर ही ले रहे हैं मुख्य बिंदु, ये काफ़ी है।
कोई रखेगा इसको, हम क्यों ले जाएं? रख लीजिए, कल दे दीजिएगा हमको, फिर बहुत गर्मी है, नहीं सकेंगे। मिलते हैं कल। हरीश जी, अटेंडेंस बनाना है। चलिए, इसको भी हम दे देंगे, स्कैन करवा के हम डाल देंगे।